हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज़ इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। और 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में अभी मैं कुछ दिनों से आपको स्टार्टर्स पढ़वा रही हूँ, जिसमें लास्ट स्टार्टर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर पढ़ाना बाकी है। तो चलिए आज हमें इसे समझ लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है वो सूटेबल है दोनों टाइप के मोटर्स के लिए, जिसकी स्टेटर वाइंडिंग या डेल्टा में हो या स्टार में हो, किसी भी टाइप की वाइंडिंग हो स्टेटर वाइंडिंग, उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर चल जाता है। और ये जो है वो अप्लाइड वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है, तो उसी के प्रोपोर्शनल जो मोटर में सप्लाई होने वाला स्टार्टिंग करंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ टैपिंग्स देकर रखते हैं, तो इन टैपिंग्स में से सुटेबल टैपिंग यूज़ करके हम मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू ऑटो ट्रांसफार्मर। अब होता ये है कि ये जो हैंडल है और ये जो थ्रोन ऑफ स्विच एस है, इस हैंडल की मदद से हम स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट पोजीशन पर ले जाते हैं। और जैसे ही स्टार्ट पोजीशन पे इस स्विच को हम ले जाते हैं तो मोटर जो कनेक्ट हो जाती है ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई से कनेक्टेड होती है। तो सप्लाई जो होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से कनेक्टेड रहता है, और जो मोटर रहती है वो ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से कनेक्टेड रहता है। अब जैसे जैसे मोटर नॉर्मल स्पीड गेन कर लेती है तो 80% ऑफ द नॉर्मल स्पीड पर ये जो हैंडल है वो थ्रोन ऑफ स्विच को ऑटोमेटिकली रन पोजीशन से कनेक्ट कर देता है। और जैसे ही रन पोजीशन से मोटर कनेक्ट हो जाती है तो डायरेक्टली मोटर जो है वो ऑटो ट्रांसफार्मर को बाईपास करके सीधे सप्लाई से कनेक्टेड रहती है। तो इस तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार्टिंग में कनेक्शन जो होता है वो मोटर और सप्लाई के बीच में रहता है। और मोटर जैसे ही अपने 80% ऑफ द नॉर्मल स्पीड को गेन कर लेती है तो ये थ्रोन ऑफ स्विच जो है वो ऑटो ट्रांसफार्मर को बाईपास करके सीधे मोटर को सप्लाई से कनेक्ट कर देता है। अब अगर ये सर्किट में ट्रेस आउट करके आपको बता देती हूँ, ये आपका एक्चुअल सर्किट है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और मोटर का कनेक्शन सप्लाई से कैसे होता है वो इस पर ट्रेस करके बता देती हूँ। और ये उसका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर ये है डायरेक्ट स्विचिंग, ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है मोटर और सप्लाई के बीच में, और यहाँ पे मोटर और सप्लाई के बीच में ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ऐसा ये सर्किट है। तो जब हम ऑटो ट्रांसफार्मर की थ्योरी को समझेंगे तो मैं इन्हीं दोनों सर्किट्स की मदद से करंट, स्टार्टिंग करंट का कितना रिडक्शन हो रहा है वो चेकआउट कर सकते हैं, और साथ में उसके इवेंचुअली हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टार्टिंग टॉर्क कितना हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको ऑटो ट्रांसफार्मर में सर्किट ट्रेस आउट करके बता देती हूँ। ये सप्लाई 3 फेज सप्लाई है, मोटर है। अब जैसे ही 3 फेज सप्लाई से हम सप्लाई देते हैं और ऑटो ट्रांसफार्मर की इस टैपिंग को यूज़ कर रहे हैं अगर, तो ये थ्रोन ऑफ स्विच से हम स्टार्ट पोजीशन से अगर ऑटो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर देते हैं, मतलब ये होगा कि ये जो कनेक्शन है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ये बार जो है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। तो सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, ये सप्लाई आया, ऐसे गया, और ये यहाँ से कनेक्टेड है और ये मोटर को सप्लाई गया। पर जितना सीधा ये दिख रहा है उतना स्ट्रेट ये नहीं है। इसको मैं आपको उसी चीज़ को मैं यहाँ भी बताऊंगी। सेकेंड सप्लाई लाइन ये गई, ये ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हुई, और फिर ये सेकेंड टैपिंग को यूज़ करते हुए मोटर को सप्लाई ऐसे गया। सिमिलरली थर्ड सप्लाई लाइन जो है वो ऐसे गई, ऑटो ट्रांसफार्मर इस टैपिंग से यहाँ पर मोटर से कनेक्शन हो गया, मोटर की थर्ड सप्लाई लाइन से। अब आप कहेंगे कि ये वाला पोर्शन सप्लाई कर रहा है मोटर को कि ये वाला पोर्शन सप्लाई कर रहा है। तो बेटा यहाँ देखने पर लगता है कि ये वाला पोर्शन, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज बन रहा है इनिशियली मोटर का, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये वाला जो होता है ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज होता है। यहाँ पर जो है मोटर की स्टेटर वाइंडिंग जो कि स्टार कनेक्टेड है, और ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, और ऑटो ट्रांसफार्मर की टैपिंग्स जो है वो कनेक्टेड है मोटर की स्टेटर वाइंडिंग से। इस तरीके से ये कनेक्शन है, और 3 फेज सप्लाई हम ABC से यहाँ से दे रहे हैं। बेटा ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मोटर की स्टेटर वाइंडिंग है जो डायरेक्टली सप्लाई के अक्रॉस लगी हुई, यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं है। चलिए यहाँ देख लेते हैं।
अब ऑटो ट्रांसफार्मर की टैपिंग्स अगर यहाँ पर इस पोजीशन पर है 1, 2 और 3 पोजीशन, तो 1, 2 और 3 पोजीशन ये वाली होगी बेटा, ये 1, ये 2 पोजीशन और ये 3 पोजीशन हो गई। ऑटो ट्रांसफार्मर का ये जो है न्यूट्रल पॉइंट है, तो अगर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को ओ ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये न्यूट्रल पॉइंट ओ ए ये वाला होगा, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट है। अब इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज V1 अप्लाई हो रहा है, मतलब पूरी वाइंडिंग के अक्रॉस अगर वोल्टेज V1 अप्लाई हो रहा है, तो इस पोजीशन की टैपिंग को यूज करने की वजह से, और ये X% ऑफ टैपिंग या सप्लाई है, मतलब पूरी वाइंडिंग अगर 100% है तो ये X% है, तो मोटर के पर फेज पर जाने वाला जो वोल्टेज होगा वो इसके थ्रू होगा। तो यहाँ सर्किट पर हमें ये एक एब्स्ट्रैक्ट कनेक्शन मैं बोल सकती हूँ, या न्यूट्रल टू इस पॉइंट 1 के बीच का वोल्टेज XV1 है, तो यहाँ पर भी स्टेटर के पर फेज में भी न्यूट्रल टू स्टेटर वाइंडिंग के बीच में आपको XV1 वोल्टेज मिलेगा। ये मैं पर फेज वोल्टेज की बात कर रही हूँ। तो ये XV1 है, तो ये इसके अक्रॉस मोटर की स्टेटर वाइंडिंग के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज अपीयर होगा, XV1। अब चलिए इसको मैं यहाँ देख लेती हूँ, XV1 कहाँ है बेटा, ये है, दिस इज XV1, ये वाला वोल्टेज XV1 है, ये वाला वोल्टेज XV1 है। तो ऐसे यहाँ पर XV1 ये होगा, यहाँ पर ये XV1 होगा, मतलब XV1 यहाँ पे सेकेंड वाइंडिंग के अक्रॉस ये है, थर्ड वाइंडिंग के अक्रॉस XV1 ये है। ये पोर्शन जो है ये एक्सटर्नल है, आउट ऑफ द सर्किट है। वैसे ये वाला पोर्शन आउट ऑफ द सर्किट है, ये वाला पोर्शन आउट ऑफ द सर्किट है, मतलब टैपिंग के नीचे वाली जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की वो आउट ऑफ द सर्किट है। ये वाला ABC मैं किसको बोल रही हूँ, ये A, B और C ये है। A ये गया, ये पॉइंट आपका A बनेगा, ये पॉइंट आपका B बनेगा और ये पॉइंट आपका C बनेगा। दिस इज C, दिस इज B, दिस इज A। तो A to 1 ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको मैंने 1 नाम दिया है, तो A to 1 आउट ऑफ द सर्किट है, इसलिए मैं कह रही हूँ A to 1 कहाँ है, ये 1 है, दिस इज 1 पॉइंट, तो 1 to A या A to 1 आउट ऑफ द सर्किट है। इस तरीके से एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन जो है वो और रिप्रेजेंटेशन जो है ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टेटर वाइंडिंग का, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ कि आप इससे गलत इंटरप्रेट ना करें कि ये पार्ट सर्किट के अंदर है, नहीं, ये आउट ऑफ द सर्किट है। सर्किट के अंदर जो वोल्टेज है वो XV1 है, ये वाला है जो हम यहाँ से समझ सकते हैं। पहले हम इसको समझ रहे हैं और इसी को मैं ट्रेस आउट करके वहाँ ले जा रही हूँ, तो मुझे समझ में आया कि XV1 ये वाला पोर्शन है जो सप्लाई कर रहा है मोटर को, मतलब मोटर के अक्रॉस स्टेटर के अक्रॉस स्टार्टिंग में कितना सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है पर फेज का, XV1 इतना सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है। तो ये हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर की वर्किंग कैसे है वो मैंने अभी आपको बताया, और साथ में एक्चुअल सर्किट और फिजिकली जो एग्जिस्ट करता है वो, और साथ में जो रिप्रेजेंटेशन है उनको भी मैंने मैप करके आपको बता दिया कि कौन सा सर्किट एक्चुअली काम कर रहा है XV1 वोल्टेज सप्लाई करने में, किसको, स्टेटर वाइंडिंग को। आप चाहे तो यहाँ पर रोटर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ मैं रोटर ड्रॉ कर सकती हूँ मोटर का, जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जब हमें ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू मोटर को स्टार्ट करना रहता है तो हम ये स्टार्ट जो स्विच है, थ्रोन ऑफ स्विच S, इसको हम स्टार्ट पोजीशन से हैंडल की मदद से कनेक्ट करते हैं, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो सर्किट के अंदर आ जाता है। उसके बाद लेस वोल्टेज X टाइम्स ऑफ V1 पर मोटर ऑन हो जाती है। फिर मोटर जब अपनी स्पीड गेन कर लेती है 80% ऑफ द नॉर्मल रेटेड स्पीड, तो ये हैंडल जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट पोजीशन से रन पोजीशन पर थ्रो हो जाता है, ये थ्रोन ऑफ स्विच। तो इसका मतलब ये है कि मोटर और सप्लाई के बीच में अब ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं रहा। साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि 2 टाइप के प्रोटेक्शंस यहाँ पर होते हैं। एक तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, वो ये होता है कि जैसे ही वोल्टेज लो हो जाता है किसी वजह से या कोई फॉल्ट आ जाता है, तो अपने आप ये स्विच जो है थ्रोन ऑफ स्विच वो
ऑफ पोजीशन पे चला जाता है। साथ में यहाँ पर ओवर वोल्टेज या ओवरलोड प्रोटेक्शन भी क्या होता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन जो है वो थर्मल ओवरलोड रिले के थ्रू मतलब प्रोटेक्ट होता है, मतलब ओवरलोड के अगेंस्ट इसका प्रोटेक्शन किस रिले के थ्रू होता है, ओवरलोड रिले के थ्रू। और ऐसे ही अंडर वोल्टेज रिले एक्टिवेट करता है रन पोजीशन से ऑफ पोजीशन में थ्रोन ऑफ स्विच को ले जाने में, जब सप्लाई वोल्टेज लो हो जाता है किसी वजह से। अब मैं ये रब करके आपको आगे की थ्योरी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की समझा देती हूँ। अब जैसे कि V1 सप्लाई वोल्टेज है, अगर डायरेक्ट स्विचिंग की देखूं तो ये सप्लाई वोल्टेज पर फेज का V1 है, ये स्टेटर के अक्रॉस है, मोटर की 3 फेज वाइंडिंग जो है स्टार कनेक्टेड वो। और यहाँ पर V1 सप्लाई हम दे रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को, ऑटो ट्रांसफार्मर की पर फेज वाइंडिंग के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज V1 है। अब ये Z1SC कौन सा वाला इक्विवेलेंट इम्पिडेंस है, आप सबसे पहला वाला स्टार्टिंग का मेरा वीडियो देखिएगा, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये Z1SC ये इक्विवेलेंट इम्पिडेंस है अंडर दैट कंडीशन ऑफ इंडक्शन मोटर व्हेन मोटर इज नॉट येट स्टार्टेड, मतलब मोटर की स्पीड NR जो है वो अभी भी 0, उन हालातों में रोटर का और स्टेटर का पूरा सर्किट का रेफर टू स्टेटर इक्विवेलेंट इम्पिडेंस Z1SC है। अब मैं दो कंडीशन देख रही हूँ, एक तो अंडर डायरेक्ट स्विचिंग को और एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, दोनों को देख रही हूँ। तो पर फेज का लाइन करंट अंडर डायरेक्ट स्विचिंग अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस जो नज़र आएगा वो Z1SC ही नज़र आएगा। तो स्टार्टिंग करंट यहाँ से फ्लो होने वाला I स्टार्टिंग लाइन करंट जो होगा IST लाइन, वो V1 अपॉन Z1SC पर फेज का लाइन करंट हो जाएगा। मतलब ये पर फेज क्वांटिटीज के बेसिस पर लाइन करंट ISTL हो जाएगा एक लाइन से बहने वाला। ऑटो ट्रांसफार्मर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम X% ऑफ वोल्टेज जाने दे रहे हैं मोटर के स्टेटर वाइंडिंग के अक्रॉस, X% ऑफ टैपिंग इज यूज, देन मोटर करंट एट स्टार्टिंग क्या होगा, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज मोटर की पर फेज वाइंडिंग के अक्रॉस का वोल्टेज XV1 है, तो डिवाइडेड बाय Z1SC करके पर फेज की क्वांटिटीज को यूज करके इन हालातों का लाइन करंट ISTM ऐसा मैं ले रही हूँ। M फॉर मोटर है, लाइन का L नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फेज करंट और लाइन करंट सेम होगा, तो ISTM ऐसा मैं यूज कर रही हूँ। तो XV1 अपॉन Z1SC XI1ST ये वो वाला करंट है जो स्टार्टिंग में मोटर ड्रॉ करती है। अभी तक मैं ये एब्रीविएशन यूज करती आई हूँ और वो हमेशा V1 अपॉन V1SC ऐसा बोलती हूँ, पर अब यहाँ पर X टाइम्स ऑफ Y1ST ऐसा हो जाएगा ये क्वांटिटी। और ये मैंने हर स्टार्टर के टाइम इसको डिफाइन किया हुआ है। हाँ, यहाँ पर भी लाइन करंट बोलूँ फेस करंट बोलूँ बात तो एक ही, क्योंकि ये भी स्टार कनेक्टेड है और ये भी सब स्टार कनेक्टेड है, तो लाइन करंट और फेस करंट सेम होगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट स्विचिंग के दौरान स्टार्टिंग लाइन करंट या फेस करंट V1 अपॉन Z1SC है, और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के थ्रू स्टार्टिंग का करंट जो है मोटर में फीड होने वाला वो X टाइम, इसका X टाइम्स हो जा रहा है, जिसको मैं X टाइम्स ऑफ I1 स्टार्टिंग भी बोल दे रही हूँ, मतलब V1SC का X टाइम्स। तो स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो गया X% से ही, X फ्रैक्शन से ही। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर की केस अगर जनरल ले तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की जो पावर होती है V1 I1 इक्वल टू V2 I2 होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में बहने वाला करंट ISTL है पर फेस का, और उसके अक्रॉस का वोल्टेज V1 है, तो प्राइमरी का वोल्टेज और प्राइमरी के करंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, पावर जो होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, सेकेंडरी का वोल्टेज इंटू सेकेंडरी का करंट। तो सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है, XV1 है, और ISTM इसमें से बहने वाला सेकेंडरी से बहने वाला करंट हो जाएगा। तो ये पावर और ये पावर सेम होनी चाहिए। इस लॉजिक को यूज करते हुए मैंने I स्टार्टिंग L डैश जो है, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का I स्टार्टिंग L डैश करंट जो है फेस करंट, उसको मैंने इन टर्म्स ऑफ मोटर स्टार्टिंग करंट निकाल लिया। तो वो ये इसको सॉल्व कर रही हूँ तो X ISTM आ रहा है, क्योंकि V1 कैंसिल हो जाएगा तो X टाइम्स ऑफ ISTM आएगा, और ISTM को मैं सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ XV1 अपॉन Z1SC से, तो टोटल हो जाएगा X स्क्वायर V1 अपॉन Z1SC। तो इस तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर का जो स्टार्टिंग करंट होगा वो X स्क्वायर टाइम्स से रिड्यूस हो गया, मतलब इतने टाइम से वो रिड्यूस हो चुका है स्टार्टिंग करंट।
जो कि नॉर्मली कितना फ्लो हो रहा है, I1ST फ्लो होता है या V1/Z1SC होता है अगर कोई स्टार्टर यूज ना करे, पर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज करने की वजह से वो स्टार्टिंग करंट सप्लाई से लिया जाने वाला x² टाइम से रिड्यूस हो गया है। अब अगर मैं एनालिसिस फर्स्ट वाला करूं तो इसमें मैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग के थ्रू जो करंट सप्लाई से लिया जा रहा है वो डिवाइडेड बाय नॉर्मल डायरेक्ट स्टार्टिंग के थ्रू सप्लाई से लिया जाने वाला करंट, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करती हूँ तो ये करंट तो x² V1/Z1SC है और डायरेक्ट स्विचिंग के थ्रू ये वाला करंट है तो डिवीजन में मैं V1/Z1SC, तो ये कैंसिल हो गया तो रेशियो आ गया x²। मतलब आपका स्टार्टिंग करंट ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू जो लिया जाता है वो डायरेक्ट स्विचिंग के थ्रू जो करंट लिया जाता है सप्लाई से उसका x² फ्रैक्शन से वो रिड्यूस हो जाता है। और डायरेक्ट स्विचिंग के दौरान अगर मैं यहाँ पर टॉर्क्स का कंपैरिजन करूँ सेकंड नंबर पर, तो डायरेक्ट स्विचिंग के दौरान स्टार्टिंग टॉर्क जो मिलता है वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी को मैं K2 से यहाँ रिप्लेस कर रही हूँ। और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में भी ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो सप्लाई वोल्टेज है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और ऑटो ट्रांसफार्मर को सप्लाई होने वाला मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर से सप्लाई होने वाला जो वोल्टेज है वाइंडिंग को वो x टाइम्स ऑफ V1 है, तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होगा तो उसका स्क्वायर जो होगा वो x² V1² और K2 तो प्रोपोर्शनलिटी है। तो ये स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप थ्रू ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग है और ये स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप थ्रू डायरेक्ट स्टार्टिंग है। तो इसको अगर हम कंपेयर करते तो फिर से मुझे x² फ्रैक्शन से रिडक्शन मिल रहा है स्टार्टिंग टॉर्क में। तो नेचुरली बेटा करंट रिड्यूस हुआ है x² फ्रैक्शन से तो ये भी रिड्यूस होगा x² फ्रैक्शन से। अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग टॉर्क ऑटो ट्रांसफार्मर वाला कहना चाहिए और फुल लोड टॉर्क अंडर ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब ये तो फिर हट जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड नहीं होता है क्योंकि 80% स्पीड जब गेन कर लेते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर हटा देते हैं। तो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग टॉर्क अंडर ऑटो ट्रांसफार्मर और फुल लोड टॉर्क विथ नो ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्शन ऐसा है। तो ये पहले से ही हम डिराइव कर चुके हैं, ये स्टार्टिंग करंट मोटर जो लेती है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय फुल लोड करंट का स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर इनटू SFL। ये फॉर्मूला मैं शुरू से यूज़ करती आई हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ वहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था। स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशो मैंने निकाल के हर स्टार्टर के टाइम इसको यूज़ किया है मैंने। तो अब इसकी भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, IFL स्क्वायर तो नहीं सब्सटीट्यूट किया, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो x² I1ST अपॉन IFL स्क्वायर और SFL ऐसा ये आएगा। मतलब आपका फुल लोड टॉर्क के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग टॉर्क आपका x² फ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा कंपैरिजन स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का कर रही हूँ। स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो आपको स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशो मिलता है वो 1/3 इंटू सेम मिलता है और यहाँ पर हमें मिल रहा है x² इंटू I1 स्टार्टिंग सेम, मतलब दिस पार्ट इज सेम इन बोथ द केसेस, बस यहाँ पे मुझे 1/3 मिल रहा है और यहाँ पर x² मिल रहा है। मतलब स्टार डेल्टा या ऑटो ट्रांसफार्मर का x मतलब टैपिंग, अगर मैं x² इज इक्वल टू 1/3 ऐसा मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, जो कि x की वैल्यू कितनी देता है 0.58। इसका मतलब x टैपिंग अगर 58% पर रखते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से भी हमें वही स्टार्टिंग करंट स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा जो स्टार डेल्टा से मिलता है। पर बेटा ये फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो बहुत महंगा डिवाइस है। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग वाला सिर्फ हमें कनेक्शंस चेंज करके हम तो वो सस्ता है, तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और वो हमें चीप पड़ता है फॉर मोटर्स। मैक्सिमम मोटर्स के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर नहीं यूज़ करते। पर महंगी और अच्छी बड़ी मोटर्स के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज़ करते हैं क्योंकि स्मूथ स्टार्टिंग देता है। और वहाँ पे महंगी मोटर्स के लिए या ज़्यादा रेटिंग वाली मोटर्स के लिए हम फिर कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस नहीं देखेंगे, हम स्मूथनेस ऑफ वर्किंग को ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद मैं एक और टाइप की स्टार्टिंग बताऊंगी आपको। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मैंने 3 टाइप के स्टार्टर्स यूज़ किए, एक डायरेक्ट ऑनलाइन, एक स्टार डेल्टा स्टार्टर और एक ऑटो ट्रांसफार्मर। और स्टेटर वाइंडिंग में और हम रियोस्टेट ऐड करके भी हम एक टाइप की स्टार्टिंग कर सकते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी।
तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।